हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के मुखिया सेविका एग्ज़ाम की जो कट ऑफ आई है इसके डिटेल्स के बारे में। मेरे पास मैंने लास्ट वीडियो जो थी आप स्टूडेंट्स को, उसमें से बहुत सारी गर्ल्स के मेरे पास मैसेजेस आए कि मैम अब जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा कट ऑफ पर इफेक्ट रहेगा क्या। बहुत सारे क्वेश्चन थे तो वन बाय वन करके मैसेजेस में आंसर करने की जगह मैंने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई है जो इनमें से किसी भी क्वेश्चन से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैं आज इस वीडियो में आंसर करने वाली हूँ। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताऊंगी, तो वो जो वीडियो है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपके किसी भी फ्रेंड ने, किसी भी जानने वाले ने अगर ये एग्जाम दिया है, कोई भी गर्ल है वो परेशान है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उस तक शेयर करिएगा क्योंकि ये उसको पॉजिटिव माइंड रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ जब से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया है बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैसेजेस को लेकर के कह लीजिए, कमेंट्स में देख लीजिए या फिर अदर्स चैनल्स पर भी देख लीजिए, तो उन सभी डाउट्स को लेकर के आज ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। और आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स था कि यूट्यूब वाले बिल्कुल ठीक नहीं बता रहे हैं, कट ऑफ ठीक नहीं बता रहे हैं क्योंकि इनको व्यूज़ चाहिए। तो आप ज़रा गाइज, मैं बाकी चैनल्स के बारे में नहीं जानती हूँ, पर अगर आप मेरे चैनल को स्क्रॉल करेंगे तो आपको मेरे चैनल पर सिर्फ मुखिया सेविका से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगी। वो भी आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए थे, मैसेजेस आए थे, इसलिए मैंने वो बनाई थी। अदरवाइज मेरे को इस वैकेंसी के थ्रू व्यूज़ लेने से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपकी हेल्प करी जा रही है। चलिए विदाउट इस वीडियो को एक्सटेंड करें, मैं आगे की चीज़ें आपके साथ ये सब बातें शेयर करती हूँ। उससे पहले अगर आपको लगता है कि मुख्य सेविका के एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता पा रही हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जब तक इस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर शेयर करूँगी। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ या फिर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए मैं कोई एक्स्ट्रा वीडियोज़ आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो इसलिए ये वीडियो भी मैं देखिए लेट लेकर के आई हूँ। आपके आंसर की ऑलरेडी 2 दिन पहले आ चुकी है, बट सारी चीज़ें देखने के बाद, आप सभी के क्वेश्चंस को कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, देखिए आपकी जो आंसर की आई है गाइज, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आपके आंसर की देखी, आपके क्वेश्चंस मैंने पढ़े और यहाँ पर मैंने देखा कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो स्टूडेंट सही कह रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट कह लीजिए या सेकेंड शिफ्ट कह लीजिए, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो गलत दिए गए हैं। आयोग ने लगभग 5 से 6 कह लीजिए तो जो डायरेक्टली जिन पर स्टूडेंट जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ऐसे टोटल क्वेश्चन 5 से 6 हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे हैं जिन पर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, मतलब उनका सीधा सीधा पढ़ के पता लग रहा है कि वो क्वेश्चंस के आंसर्स आयोग ने गलत दिए हैं। पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों है, इतने इजी क्वेश्चंस के आंसर आयोग गलत दे रहा है, तो ये तो सीधा सीधा दिखाई देता है ये आपसे पैसे इकट्ठे करे जा रहे हैं क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस के आंसर आयोग से गलत दिए जा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसका कोई और मोटिव नहीं हो सकता है। खैर, इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आंसर्स दिए गए हैं उनको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो उनको ऑब्जेक्शन करने के लिए उनका सोर्सेज देखिए गाइस, मैंने देखा कि आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि आप गूगल से ये वेबसाइट पे देखिए, वो लिंक दे दीजिए आप जब चैलेंज कर रहे हैं। पहली चीज़, आपकी जब वैकेंसी आती है या फिर किसी भी और एग्जाम का आप देखेंगे तो जब आप क्वेश्चंस को सीटेट वगैरह जो होता है इनमें जब आप क्वेश्चंस को चैलेंज करते हैं तो वहाँ पर लिखा जाता है ऑथेंटिक बुक्स के द्वारा जो आंसर होंगे वही आपके वैलिड माने जाएंगे। यानी कि अगर आपकी कोई बुक्स है उसमें जो आप मतलब आपका जो आंसर आयोग ने दिया है आप उसे गलत प्रूव करना चाह रहे हैं तो अपना जो आंसर आप सही प्रूव करना चाह रहे हैं उसके लिए जो भी आप प्रूफ देंगे वो किसी ऑथेंटिक बुक का होना चाहिए। अब ये ऑथेंटिक बुक क्या होगी, तो वही आपके सोर्सेज कहलाएंगे। यानी कि मेन फर्स्ट जो आपकी ऑथेंटिक बुक कहलाएंगी वो कहलाएंगी गाइस एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी की बुक्स में जो भी कंटेंट, जो भी लाइन अगर आपको मिलती है आप उसका पेज नंबर और सारी डिटेल्स डाल करके, आपके लिए पहला सोर्स यही है कि आप फोकस करिए आपको जो आपका आंसर है वो एनसीईआरटी की किसी भी क्लास की बुक में आपको मिल जाए। आपके जो भी डाउट्स है उससे रिलेटेड आंसर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वरना सेकेंड जो आपके लिए बेस्ट सोर्स रहेगा वो रहेगा आपकी बीए या फिर बीएससी की जो बुक्स
बुक्स हैं, यानी कि आपकी हायर डिग्री लेवल की जो बुक्स हैं, जो किसी MSc या फिर PhD होल्डर के द्वारा लिखी जाती हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक्स आपकी कहलाएंगी, आप सेकेंड सोर्स में उन बुक्स को चूज कर सकते हैं। ये आपके लिए रहेगा। और थर्ड और लास्ट ऑप्शन आपका रहेगा गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट, जैसे ICDS से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फिर यदि कि मॉस्किटो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया तो WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं जो आपकी मेन वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं। आप वहां से जाकर के भी ढूंढ सकते हैं अगर आपको अपना रिलेवेंट आंसर्स मिल जाता है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज आपके लिए रहेंगे जो बिल्कुल वैलिड रहेंगे अगर आप इनके थ्रू अपने आंसर्स को चैलेंज करते हैं। अब यहाँ पर मेरी एक सजेशन रहेगी, देखिए जैसे 5 से 6 क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, ठीक है गाइस, देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में अगर आप काट के देखते हैं, चाहिए तो आप मेरी वीडियो को डबल स्पीड पे करके देख लीजिए, उससे कोई इश्यू नहीं है। बट आप अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे और फिर बाद में आप आपस में कमेंट्स में लड़ेंगे कि मैम ने ऐसा कहा वैसा कहा। तो प्लीज वीडियो को आप फास्ट मोड में देख लीजिए, पर पूरा देखिए और सही से चीजों को समझिए, क्योंकि सारी बातें यहाँ पर मैं आपसे इंपॉर्टेंट करने वाली हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ। चलिए, मैं कह रही थी कि आपने फिर क्वेश्चंस को देख लिया कि कहाँ पर आपके क्वेश्चंस में मिस्टेक दी गई है, कौन से सोर्सेज आप सिलेक्ट करने वाले हैं। मान लीजिए आपके 5 से 6 क्वेश्चंस गलत हैं, तो अब आप ये बताइए, आप सभी गर्ल्स हैं और फाइनेंशियली सबका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है कि एक स्टूडेंट 5-6 क्वेश्चंस को चैलेंज करने के लिए 500 से 600 रुपये अपनी वेस्ट करे। यहाँ पे आपका जो फॉर्म भरने में फीस गई है, आपका जो मेन जो है आपका ट्रैवलिंग चार्ज लगा है, इन सब के अलावा अगर आप यहाँ पर चैलेंज करने के लिए भी 500-600 रुपये देते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ी बात रह जाती है। उसके बाद पता नहीं वो आंसर ठीक करेगा भी आयोग या नहीं। तो मेरा आप सभी को ये सजेशन रहेगा, आप कमेंट्स में चाहे या फिर मेरे चैनल को टेलीग्राम पे मैंने चैनल बनाया हुआ है आपका वंदना क्लासेस UPRTO से ही, आप वहां पर एक साथ होकर के आप गर्ल्स इकट्ठी हो जाएं, 5-6 जितने भी आप हो पा रही हैं, 5 या 6 भी हो रही हैं तो भी काफ़ी है, या 10 भी हो रही हैं तो भी काफ़ी है। और आप आपस में एक ग्रुप बनाएं जिसमें आप अगर आप फर्स्ट शिफ्ट के हैं तो फर्स्ट शिफ्ट का ग्रुप बना लीजिए और सेकंड की है तो सेकंड का बना लीजिए। उसमें आप क्या करिए, जैसे 5 से 6 क्वेश्चंस गलत है, आप चाहेंगे तो मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगी, मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो अगर आप चाहेंगे कौन से ऑप्शंस मतलब कौन से क्वेश्चंस आपके गलत दिए गए हैं तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूंगी वीडियो में। और वीडियो में आपको सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी 5 से 6 जब आपने ग्रुप बना लिया तो मेरे कहने का मतलब है 5 से 6 क्वेश्चंस पर एक लड़की सिर्फ इन्वेस्ट ना करे या फिर सिर्फ एक गर्ल जो है वो चैलेंज ना करे 5-6 क्वेश्चंस को, ताकि उसके 500 से 600 रुपये वेस्ट ना हो। मैं चाहूंगी कि आप में से हर एक लड़की एक क्वेश्चन को ही टारगेट करे। आप लोग आपस में डिसाइड कर ले कि हाँ हम लोगों को ये 6 क्वेश्चन चैलेंज करने हैं, तो 6 अलग अलग गर्ल्स सिर्फ 100 रुपीज अपनी पे करें और उन 6 अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग गर्ल्स चैलेंज करें। यहाँ पर एक गर्ल एक ही क्वेश्चन को चैलेंज करेगी और उसका आप साथ में स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दें, ताकि श्योरिटी मिल जाए कि हाँ आपने आपस में उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर लिया है। इस तरीके से आपकी फीस भी बचेगी और आपका टाइम भी सेव होगा। सबको एक एक क्वेश्चन अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा और सभी को उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट ये भी था कि मैम जब मान लीजिए अभी बहुत सारे ऐसे भी हैं कि आपके आयोग ने जो आंसर दिया है, ठीक है, ये 2 तरह के मैं चलिए क्वेश्चंस ले लेती हूँ। अब थोड़ी वीडियो लेंथी होगी बट प्लीज आपके लिए हेल्पफुल है, आप पूरी देखिए। यहाँ पर आयोग ने जो आंसर दिया है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर 20 आयोग ने सिलेक्ट किया है और कोई स्टूडेंट है उसने 12 टिक करा है और 12 ही ठीक है। आपकी नजरों में आपने जो पढ़ा है वो 12 ठीक है, लेकिन आयोग ने क्या किया है 20 आंसर दिया है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने गलती से या फिर तुक्का इसमें लगाया था और उन्होंने 20 टिक कर दिया था। अब उन्हें इस बात का खतरा हो रहा है कि बच्चे जब उसको चैलेंज करेंगे और 12 वाला अगर सही हो गया तो उनके मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पर। सो गाइज ये आपका कंफ्यूजन दूर कर दो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपका आयोग ने 20 आंसर दिया है, आपने भी यही टिक करा है और लेकिन इसका आंसर 12 हो जाता है बाद में, तो 20 जिन्होंने भी टिक करा होगा ना उनको भी इसका कॉमन मार्क्स मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि ये मिस्टेक आयोग की मानी जाएगी और इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि ये कंफ्यूजन में हुआ होगा और ये इसके मार्क्स बिल्कुल आपको मिलने चाहिए और ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से परेशान ना हो कि अब हमारे मार्क्स 2 कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे।
जाएंगे। अगर हाँ, ये कंडीशन वही एप्लीकेबल होगी अगर आपने वही ऑप्शन सेलेक्ट करा है जो आयोग ने अपनी साइड से माना है या फिर आपने करेक्ट वाला चूज करा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करती हूँ। मेरे ख्याल से आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। इसके बाद आप आगे हमें देख लेते हैं बीए बीएससी वालों को बाहर करें, कैसे करा जाए। चलिए कमेंट्स करते हैं सब मिलकर के कि चलिए बीए वालों को बाहर कर दिया जाएगा, बीएससी वालों को बाहर कर दिया जाएगा और वो बाहर हो जाएंगे। अब मैं ये क्या कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो मैंने कमेंट्स में पढ़ा। लास्ट वीडियो में इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स थे बीए और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइज मुझे आधे क्वेश्चंस, मतलब जो आधे कमेंट्स है वो डिलीट करने पड़े क्योंकि आपस में आप सब लड़ रहे थे। सो प्लीज़ ऐसा मत करिए। क्या आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप कमेंट्स करेंगे कि हाँ बीए जिनके पास 2 ईयर है वो बाहर हो जाएंगे या बीएससी जिन्होंने करी है उन्होंने फॉर्म भरा है वो बाहर हो जाएंगे, क्या आपकी कमेंट्स आयोग यहाँ पर पढ़ रहा है? आप जो एक एक चैनल पर जा करके कमेंट्स कर रहे हैं इस तरह की कि बीए सेकेंड ईयर वाले तो जिनके पास 2 ईयर था सोशियोलॉजी वो बाहर हो जाएंगे या बीएससी वालों ने अगर फॉर्म भरा है वो बाहर हो जाएंगे, ऐसा करने से आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और दूसरे बच्चों को जो बीएससी या बीए वाले स्टूडेंट या 2 ईयर वाले, आप उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल मानती हूँ इनके चांसेस बहुत कम हैं। अब शायद बीए और बीएससी वाले स्टूडेंट्स को ये बात थोड़ी कड़वी लगे, बट रियलिटी गाइस यही है। बीएससी वालों का तो देखिए बिल्कुल 1% ही चांस है कि उनको इस वैकेंसी में लिया जाए। मैं क्लियर कट बोलूँगी। और ये सब अब आप कहेंगे कि आयोग कोर्ट में हम जाएंगे इसके लिए, तो उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी क्योंकि कमेंट्स में आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये बात लिखी थी। उसके बाद बीए वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ तो जिनके पास 2 ईयर सोशियोलॉजी है उनके चांस भी यहाँ पर 50-50 हैं, लेकिन चांसेस यहाँ पर बीए वाले 2 ईयर जो सोशियोलॉजी के हैं उनके पास चांसेस हैं। लास्ट ईयर में हो या फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, मैं इस बात को नहीं कह रही। जिनके पास 2 ईयर में सोशियोलॉजी थी उनके 50-50 चांसेस इसलिए हैं क्योंकि वैकेंसी जो गाइस हैं इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब वैकेंसी ठीक ठाक है और मतलब नॉर्मली जो फॉर्म भरे गए हैं बाकी कॉम्पिटिशन्स के अकॉर्डिंग अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर वैकेंसी फिल नहीं हो पाती तो शायद आपका कमीशन जो है वो 2 ईयर बीएड वालों को वैलिड यहाँ पर कर सकता है। तो आप ये सब अगर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये सोचिए कि अगर आपने बीए या बीएससी करी होती, बीए सोशियोलॉजी आपके पास 2 ईयर में होती और तब आपको कोई स्टूडेंट इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बोलता कि नहीं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा या फिर आपस में आप लोग झगड़ा कर रहे होते तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप अगर उन्हें पॉजिटिव चीज़ें नहीं बोल रहे हैं तो नेगेटिव भी मत बोलिए, सिर्फ मेरा इतना कहना है। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे जब आपस में आप लोग लड़ रहे हैं कि बीएससी वाले बोल रहे हैं हम लोग कोर्ट में जाएंगे, तो गाइस देखिए मेरा मानना ये रहेगा आप बीएससी वालों के लिए स्पेशली आप इस वैकेंसी पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपका होना होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, वो फाइनल डिसीजन कमीशन ही करेगा, स्टूडेंट्स नहीं करने वाले हैं जो आप लोग कमेंट्स में लड़ रहे हैं। क्या कमेंट्स में आपस में कहने से आप लोगों का सिलेक्शन ना तो होगा और ना ही रुकेगा। तो बीएससी वालों के लिए मैं कहूँगी किसी और एग्जाम में अगर आप अपना फोकस करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कमेंट्स में आंसर करने के लिए, ठीक है। तो आपको, और अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो गाइस देखिए वहाँ पर भी आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होने वाला है, क्योंकि अब जब आपने अपना एडमिट कार्ड देखा होगा उसमें फर्स्ट पॉइंट आयोग ने लिखा था कि आप अपनी अर्हता को जांच कर ही एग्जाम देने के लिए आइए। इसका मीनिंग अगर आप डीपली समझेंगे तो उनका कहना सिर्फ बीएससी वालों के लिए ही था कि अगर आप अपने आप को एलिजिबल मान रहे हैं तो ही आइए, वरना आपको पता है बीएससी वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। आप कोर्ट में भी जाएंगे तो भी आपका कोर्ट वही डिसीजन देगा जो कि बीएड वाले केस में हुआ। बीएड और बीटीसी आपने सुना ही होगा, उसी तरीके से बीच में सब चीज़ें फंस करके रह जाएंगी। तो आप अब कर दूसरों के लिए मतलब सोचिए, इस वैकेंसी को इतनी मुश्किल से एग्जाम इसका हुआ है, बाकी बच्चों के लिए इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए। आप अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट करेंगे और यहाँ पर क्लियरली आपके लिए बिल्कुल भी चांस नहीं लगता है। 1% चांस अगर बहुत ही मुश्किल से हो पाया तो होगा, अदरवाइज आप इस वैकेंसी पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करें। बिहार में अगेन एएनएम की वैकेंसी आई है और भी आप लोगों को मौका मिला है, बीएससी नर्सिंग वालों को आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और भी एग्जाम्स और भी चांसेस आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ इस टाइम पर इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो। तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट आई होप क्लियर हुआ होगा। और ये वीडियो अपनी बीएससी और बीए वाले स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस बात को ईजिली समझ पाएँ। नेक्स्ट, किस हार्ड शिफ्ट का होगा नॉर्मलाइजेशन, इसको लेकर के भी आप लोगों के बहुत सारा डाउट है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी,
थी, सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, तो हमारा नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, फर्स्ट शिफ्ट का नहीं होना चाहिए। तो गाइस देखिए, आपको मैं क्लियर बात बताऊं तो देखिए, दोनों एग्ज़ाम की जो शिफ्ट थी वो ना तो सेकंड शिफ्ट वालों ने फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम बनाया है, ना ही फर्स्ट शिफ्ट वालों ने सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम बनाया है। तो आप आपस में एक दूसरे को कहेंगे कि तुम्हारी शिफ्ट हार्ड थी, तुम्हारी ईजी थी, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आयोग कमीशन ने आपका एग्ज़ाम बनाया है और मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स देखे, दोनों ही शिफ्ट्स के देखे हैं, तो गाइस दोनों का लेवल बिल्कुल इक्वल था। आप सच में इस बात को मानिए, फर्स्ट शिफ्ट वालों ने जितना प्रेशर अपने ऊपर लिया है वो शायद आप लोगों ने नहीं लिया, और उनका सिलेबस पूरा कवर करा ही नहीं गया था। आपकी शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में मानती हूँ लैंग्वेज थोड़ी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करके पूछी गई थी, बट फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन थे वो सभी डिफरेंट टॉपिक से नहीं लिए गए, एक ही टॉपिक को घुमा फिरा के बहुत हार्ड लैंग्वेज में उसमें पूछा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स, और आप देखिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी या सेकंड शिफ्ट हार्ड थी? क्या आपको लगता है फर्स्ट शिफ्ट वालों ने 80 से ऊपर स्कोर कराया है या 70 से ऊपर स्कोर कराया है? नहीं। आप जब फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, आगे मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगी, फर्स्ट शिफ्ट में भी मैक्सिमम 60% ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 60 के अराउंड ही स्कोर कर पाए हैं। और सेकेंड शिफ्ट में भी सेम है, यहाँ पर 1 से 2 नंबर का डिफरेंस सिर्फ जा रहा है कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में किसी स्टूडेंट ने 60 स्कोर करा है तो सेकेंड शिफ्ट में 58 स्कोर कर दिया गया है। वो भी अगर मैं आपको कहूँ तो फर्स्ट शिफ्ट का स्टूडेंट अगर सेकंड शिफ्ट में बैठता तो जिसने 60 स्कोर करा है ना, वो सेकंड शिफ्ट में भी 60 ही स्कोर करता। तो आपस में इस चीज़ को लेकर डिबेट मत करिए कि नॉर्मलाइजेशन हमारी शिफ्ट का होगा, तुम्हारी का नहीं होगा। ये सिर्फ कमीशन डिसाइड करिएगा, और इस नॉर्मलाइजेशन के 60% चांसेस हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन एग्जाम में कराया जाएगा। ये भी आप लोग पूछ रहे थे, तो 2 शिफ्ट में हुआ है तो 60% चांसेस ही मैं कहूँगी, क्योंकि अगर डिफरेंट डेज में होता है तो पूरा 90% चांसेस रहता है आपका नॉर्मलाइजेशन होने का। अब यहाँ पर भी यही कमीशन ही आपका डिसाइड करेगा कि वो नॉर्मलाइजेशन फाइनली करने वाला है या नहीं है। ठीक है, आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका डीवी एंड फाइनल की कट ऑफ, वो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, और ये किस चीज़ पर बेस्ड है। देखिएगा, इसमें आप बहुत ज़्यादा चैनल्स को विजिट कर रहे हैं, फिर मेरे पास आके मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम उस चैनल पे इतनी बताई गई है, उस चैनल पे इतनी बताई है, आपने हाई बता दी, आपने इतनी बता दी, आपने कम बताई है, मेरा होगा, मैं जनरल में हूँ। तो गाइज आप देखिए, बहुत अपना इसके अंदर टाइम और माइंड वेस्ट कर रहे हैं। मुझे पता है आप प्रेशर फील कर रहे हैं जब से एग्जाम हुआ है। आप ये मतलब सब स्टूडेंट्स के साथ होता है, पर अपने मन को कंट्रोल करिए। किसी एक वीडियो के थ्रू आप 1 से 2 वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद अपना मन में रखिए कि हाँ इतने मार्क्स मेरे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो सब फिर मेरे लक के ऊपर डिपेंड करता है। 1 से 10 वीडियो देखने में आपका कोई यूट्यूब वाला सिलेक्शन नहीं कराने वाला है कि आप उनकी वीडियोस देख करके परेशान हो रहे हैं कि किसने ज़्यादा बता दी, किसी ने कम बता दी। तो उनकी वीडियोस देखने से आपका सिलेक्शन ना तो होने वाला है और ना ही रुकने वाला है। ये कमीशन डिसाइड करेगा। जिस दिन आपका कमीशन का रिजल्ट आएगा उस दिन 10 वीडियोस देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा, पर फिलहाल अपने टाइम को वेस्ट ना करिए। चलिए फिलहाल मैं आपको कट ऑफ बता देती हूँ, डीवी और फाइनल की कट ऑफ, और इसे डिसाइड करने के लिए मैंने बहुत सारे डाटाज को यूज़ करा है। कोई भी फेक डाटा आपको नहीं लिया है कि ऐसे ही अपने मन से कोई कट ऑफ बता दी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, वो तब थी जब आपके आंसर की नहीं आई थी। यहाँ पर आंसर की आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम हुए हैं। लगभग 70% स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं कट ऑफ आने के बाद, चाहे वो 2 मार्क्स कम हुए हों या 3 हुए हों, तो इतना इफेक्ट ज़रूर पड़ा है। 70% स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हुए हैं, वहीं 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 2 से 3 नंबर बढ़े भी हैं। अभी फाइनल रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद इस पर और ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। फिर स्टिल मैं आपको कट ऑफ दिखा देती हूँ। चलिए, और गाइस आपको चलिए सोर्सेज भी मैं दिखा देती हूँ। मेरी कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ये डाटा कलेक्ट करे हैं। ये मेरा सर्वे नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। मैंने देखिए अलग अलग जो डाटा हैं, जो अलग अलग सर्वे कराए गए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, वहाँ से ये सब मैंने कट ऑफ देखी है। और यहाँ पर आप भी देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 50 के अराउंड, 50 to 60 के अराउंड ही लाई कर रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 50 से 60 के बीच में आपका डाटा जा रहा है। इसके अलावा मैंने वैकेंसीज देख करके ही डिसाइड करा है कि किस तरीके से आपकी कट ऑफ बन सकती है। चलिए मैं यहाँ पर आपको डीवी और फाइनल दोनों की कट ऑफ दिखा देती हूँ। सो गाइज अकॉर्डिंग टू मी ये कट ऑफ आपकी बहुत ही पास रहेगी। जो आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी और जो डीवी की कट ऑफ आएगी कमीशन के थ्रू,
उसके आसपास ही ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जहाँ तक मैंने पूरा एनालिसिस करके ये वीडियो बनाई है, तो ये कट ऑफ ही रहेगी। मेरे ख्याल से 1 से 2 नंबर आप इधर उधर कर सकते हैं, अदरवाइज पूरे चांसेस हैं इसी तरह की आपकी कट ऑफ जाने वाली है। पहले बात कर लेती हूँ डीवी की। नॉर्मल सी बात है, डीवी में आपके 3 गुना तक स्टूडेंट्स बुलाए जा सकते हैं, तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। इसमें आप -2 भी कर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी के जिस भी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूँ, चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो आपकी कट ऑफ 55 to 60 जाने के चांसेस है। ओबीसी की 50 to 54, एससी की 45 से लेके 52, वहीं एसटी की कट ऑफ आपकी 38 to 42 रहेगी। और पीएच और जो फ्रीडम फाइटर और बाकी सभी कैटेगरीज जो हैं वो आपकी 30 से 40 के बीच में उनको ले लिया जाएगा, क्योंकि इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा कम है। वहीं आपकी फाइनल कट ऑफ बात करी जाए, जब डीवी हो जाएगा आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो जनरल की कट ऑफ 60 to 65 के बीच में रहेगी। ओबीसी की 56 से लेकर 62 के बीच में रह सकती है। वहीं एससी की बात करी जाए तो 50 से 55 के बीच में रह सकती है। एसटी की कट ऑफ 45 से लेकर के 52 के बीच में। और वहीं आपके अदर्स बाकी जो कैटेगरीज है उनकी कट ऑफ 38 से लेकर के 45 के बीच में रहने का पूरा चांसेस है। इसमें आप -2 भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही 1 या 2 मार्क्स का इसमें डिफरेंस आ जाएगा। सो गाइस, ये थी आपकी पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स का आंसर पूरा करेक्ट करना चाहा है। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। आगे जो भी इसके रिलेटेड अपडेट्स आती हैं मैं आपको ज़रूर इसके लिए इन्फॉर्म करूँगी। और सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें ऑथेंटिक ही बताई हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका मैं नहीं करना चाहती थी। फिलहाल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। चलिए मिलती हूँ ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। बाय बाय।